देंगे हम। फिर ज़ाहिर बात है हमने इतनी स्ट्रगल की थी। कोरिया भाई अपना परदेश से बंदा अपने परदेश से आता है, परदेश में आने के बाद जब बंदा यहाँ पे 5 साल गुजारते है, आपका टाइम भी ज़ाया हो, आपकी एज भी ज़ाया हो, आपकी सेहत भी ख़राब हो, आप पैसा भी ना कमाएँ, फिर आपको अफ़सोस तो होता है ना, फिर आपको इंसान के अंदर ज़ाहिर बात है लालच आती है ना, लालच आती है तो फिर इंसान ज़ाहिर बात है अपने लिए, हर बंदा जैसे फैक्ट्री अपने लिए फ़ायदा ढूँढ रही थी, हम भी अपने लिए, हमने फिर यही मशवरा किया आपस में, यार खामोशी से काम करते हैं, ये जो फ़िलहाल अभी कह रहे हैं, ठीक है भाई इनकी बात मानते हैं, ठीक है सही है। हत्ता करते-करते हमारा साल ख़त्म हो गया, कोरोना के एक्सटेंशन का साल है। फिर हमने बोला भई हम लोग 2 हम 2 जा रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डाउट था कि वो मुझे वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि फैक्ट्री में मेरा मसला है, मेरे जो दोस्त हैं वो ज़रूर ये वीडियो देख रहे होंगे, वो भी इस बात को मेंशन करेंगे, साथ आपको बताएँगे कि फैक्ट्री में मैं कोई भी मसला होता है सबसे आगे मैं जाता था। उसकी वजह ये कहता हूँ यार चलो मेरी वजह अगर किसी का कोई भला हो जाता है तो वो अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट्री में मेरे साथ क्या रवैया रहा है। मतलब पूरे 5 साल जब से हमारा वो खुंजा चेंज हुआ है ना, जिसको पहले हमारा जो पहले फोरमैन था वो चला गया, फिर दूसरा है देरी ने उससे नीचे वाला मुलाज़िम आया था, वो चेंज किया था उन्होंने। उसके और मेरी अनबन रहती थी। वो मेरे साथ क्या पूरी फैक्ट्री में हर रोज़ किसी न किसी उसके साथ लड़ाई होती। जितने भी दोस्त कोरिया में रहते हैं आपको पता है, एक आध हर फैक्ट्री में ऐसा बंदा होता है कि वो खामखा चख-चख करता रहता है। तो उसके साथ मेरे मसाइल काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं खामखा। खैर, वो मुझे मुझे जो मेरे वीज़े का डाउट था ना, वो दोस्त भी कह रहे थे, "यार, पता नहीं आपको देंगे या नहीं देंगे।" लेकिन मुझे 100% यकीन था कि मुझे वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि वो मुझे अक्सर कहते, मुझे तो नहीं, मेरे पीछे दूसरे दोस्तों को कहते, "ये इश्तिहारी है हमारी फैक्ट्री में।" बल्कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि, "आप इश्तिहारी हो हमारी फैक्ट्री में, तो यानी आप बात नहीं मानते, आप हर काम में टाँग अड़ाते हो, ज़्यादा बातें करते हो।" ये वो खुल के उन्होंने मुझे कहा। तो मेरी आदत ऐसी थी, ज़ाहिर-सी बात है, क्या करता फैक्ट्री में कोई मसला होता मैं आगे चला जाता, बात करता। तो ख़ैर मैंने और भी बहुत सारे मसाइल झेले फैक्ट्री में। ख़ैर अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं मसाइल बता रहा हूँ कि कोरिया में ये बात आप लोग ज़हन में रखें, कोरियन लोगों के अंदर बहुत बर्दाश्त है। आप उनके साथ वक़्ती तौर पे जो भी करें, आपको अगर बुरा-भला कहें, आपको कुछ भी कहेंगे या आप उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे या किसी भी क बात पे उनके आप रिएक्ट करेंगे, वो ख़ामोश हो जाएँगे। बड़ा सुकून और सब्र से, तहम्मुल से मुज़ाहिरा करेंगे। ऐसा लगेगा इनको कुछ बात, इन पे आपकी किसी बात का असर ही नहीं हो, खामोश। लेकिन जब आप फँसेंगे किसी भी मामले में, चाहे वीज़े का हो या कोई और मामला हो, फिर आपको ये बात, वो वाली बात जो आप उस वक़्त हुई हो, आप इसने उनके साथ ज़्यादती की हो या आपको बुरा-भला कहा हो आपने उनको, तो वो जो है ना उस वक़्त आपको वो बात याद दिलाते हैं, हाँ, फलाँ टाइम, फलाँ वक़्त में तुमने ये काम किया था और ऐसे-ऐसे किया था। ये फिर आपको उस वक़्त आपको रिमाइंडर करवाते हैं। तो कोरियन की ये नेचर है, ये खामोश हो जाते हैं, सहम जाते हैं, बस कहते हैं ठीक है। लेकिन जब आप इंसान फँसते हैं ना, फिर बंदे को ये नानी याद करवाते हैं। ये कोरिया में जितने भी सीनियर हैं, आप किसी से पूछ लें, इस बात की वो तस्दीक करेंगे। ऐसा होता है कोरिया में। अच्छा, फिर जब ख़ैर अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि हम चले गए, फिर मुतमईन होके किसी भी बातचीत करके, यानी इनके साथ एग्रीमेंट, फिर इन्होंने क्या किया, हम जब जा रहे थे ना, इन्होंने फिर हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि भाई आप लोग जाओगे, हमारे साथ एग्रीमेंट करके जाओगे, आप जब वापस, इनको पता था, 100% श्योर था मेरे बारे में, तो 100% यकीन था अगर इसको वीज़ा दे भी दिया, वापस आके इसने फैक्ट्री छोड़नी ही छोड़नी है। तो लेकिन मेरा इरादा नहीं था कि हम फैक्ट्री छोड़ेंगे, क्योंकि हमने बोला था अगर फैक्ट्री में काम हुआ तो हम करेंगे, ना हुआ तो फिर हम कहीं और जा सकते हैं। इन्होंने फिर हमारे साथ एग्रीमेंट किया, आप वापस आके हमारे साथ फैक्ट्री में काम करेंगे, फैक्ट्री में काम हो या ना हो। अगर फैक्ट्री में काम नहीं भी है, बिल्कुल काम नहीं है, तो आप घर में आराम करेंगे, घर में रेस्ट करेंगे। जब फैक्ट्री में काम होगा हम आपको बुलाएँगे, फिर आप हमारे साथ काम करेंगे। यानी कि इस तरह की इन्होंने शराइत लिखी हमारे साथ एग्रीमेंट किया उन्होंने, हमारे साइन करवाए। बकाया हम जो हमारे साथ बात हो रही थी, उस कन्वर्सेशन हो रही थी, वो बात कर रहा था, उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसने अपने पास रखी। यानी कि हर तरह से इसने इन्होंने कोरियन हमारी कंपनी वालों ने हमें बाँध के रखा कि ये वापस आकर भी कहीं ना भाग सकें। तो हमने यही तय किया था, ठीक है यार, ये वक़्ती तौर पे जो बात भी करते हैं ना, हमने इनकी बात माननी है। अपना मकसद, क्योंकि इन्होंने पहले हमें फँसाया था, 5 साल हमें फँसा के रखा, अब हमारी बारी है, अब हम मजबूर हैं, तो हम लिहाज़ा जो भी कहेंगे ठीक है। हमने उनकी हर बात मानी, हर शराइत मानी, उस पे साइन किया, एग्रीमेंट पे साइन किया, सारा कुछ किया। रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, उस टाइम उन्होंने कहा कि हम आपकी रिकॉर्डिंग, हमने बोला करो, कोई बात नहीं। कही की, लेकिन जब वापस आए फिर हमने लीगल तरीके से पहले देखा कि भाई कानूनी तरीके से ऐसा जायज़ है या नहीं है, ऐसे मसाइल हैं या नहीं है। हमने वकील से बात की, उसने बोला अगर आपने पेपर पे साइन किए ऐसे वैसे, आपके अगर रिकॉर्ड है तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। ये कल को आपके खिलाफ जा सकते हैं, इमिग्रेशन में जा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, अदालत में केस। बाकायदा उन्होंने कहा कि अगर आप इसके खिलाफ वर्जी करेंगे, कानून के खिलाफ जो हमारे से माहिदा की उसके खिलाफ वर्जी करेंगे, तो हमके खिलाफ, आपके खिलाफ अदालत में जाकर केस करेंगे। हमने बोला ठीक है, ये सारी बातें मेंशन है और मेरे पास जो है ना इसके सबूत हैं। इन्होंने हमें सबूत नहीं दिए कि वो जो पेपर है ना, हम आपको, हमने जब उन्होंने सारा कुछ किया,
कहा कि ये एग्रीमेंट आपका हो गया। तो हमने बोला ठीक है। मैंने कहा कि फिर देखो, फिर मेरे जहन में वही बात आई। फिर मैंने कहा भाई आपने ये जो हमारे साथ एग्रीमेंट करवाया इसकी हमें कॉपी तो दें। उन्होंने बोला नहीं। बाकी जो दूसरे 2 लड़के थे वो खामोश, उन्होंने नहीं बोला। फिर बाद में जब मैंने उनको बोला, मैंने बोला यार उन्होंने तो अभी हमें कोई सबूत नहीं दिया। कह रहे यार क्या कर सकते हैं, हमने मांगे उन्होंने नहीं दिया। मैंने बोला चलो खैर कोई बात। फिर अल्लाह की शान ऐसे कि करते कराते मैंने बड़ी मुश्किल से, वो जैसे भी मैंने किया वो मैंने अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपने मतलब कि किसी भी तरीके से मैनेज करके मैंने वो रिकॉर्ड वहाँ से निकाला, फैक्ट्री से लिया। और लेने के बाद मैंने वो एक वकील को बताया। मैंने बोला ये एग्रीमेंट है। वकील से फिर मैंने जब सारी बात की, तसल्ली की, उसने मुझे काफ़ी सारे जवाबात दिए। फिर उसने बोला कि ये केस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो फिर हमने बोला चलो यार ठीक है, ये तो है। फिर हमने वो तय किया कि अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, वापस भेजेंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन तंग आ गए थे, फैक्ट्री में काम नहीं था, फिर ज़हनी स्ट्रेस थी, बंदे को परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर हमने सोचा यार जो भी होगा देखा जाएगा, पाकिस्तान भेजेंगे तो रोज़ी का मालिक अल्लाह अल्लाह देगा। तो हम चले जाएंगे पाकिस्तान, कोई मसला नहीं। सारी दुनिया चली जा रही है, हम पाकिस्तान चले जाते हैं, काम करके चले जाते हैं। कोई जाता है कोई नहीं जाता, लेकिन हमने यही तय किया था जो भी होगा देखा जाएगा। खैर हमने बात की कि भाई हमने यहाँ पे काम नहीं करना। तो पहले वो समझे कि हम दो दोस्त एक साथ बात करने गए थे। पहले मैं था और मेरे साथ एक और दोस्त है, अभी वो हामान में काम कर रहा है। पहले मैंने उसको बोला आप अपने बात करो। उसने जब अपनी बात की तो उसने बोला ठीक है चले जाओ। वो समझा कि ये शायद एक बंदा जा रहा है। लेकिन जब उसने बात ख़त्म की, जब मैंने बात शुरू की ना, मैंने भी जाना है, फिर वो भड़क के हाँ तुम 2 बंदे जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों ने ये किया वो किया। फ़ौरन नीचे जो हमारा मैनेजर है, जो पूरी फैक्ट्री के देखभाल करते हैं, मालिक का भाई है वो, ऊपर जो दफ्तर में बंदा बैठता है उसको कॉल की, बोला आओ नीचे, ये मसला हो गया। जब वो नीचे आया उसने बात की, उसने आते ही कहा, उसने बोला आप नापूमल क्यों करते हैं? हमने बोला क्या नापूमल करते हैं? कह रहे आपने एग्रीमेंट किया था, आप वापस आकर नहीं जाओ। हमने बोला ठीक है हम एग्रीमेंट किया था, हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप फैक्ट्री में काम तो लाओ ना। काम नहीं हम कहाँ से काम करें भाई? पिछले 5 साल 6 साल हमने आपके साथ काम किया। 1 साल की, पूरे 1 साल की इनकम हमारी 1 करोड़ 20 लाख फ़ोन है। 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 में हमारी कुल आमदनी 1 करोड़ 20 लाख फ़ोन हमें मिली है। हमने इतने कमाए। हालांकि 1 करोड़ 20 लाख फ़ोन 3-4 महीनों की सैलरी बनती है। आप हिसाब लगा लें, किसी अच्छी फैक्ट्री में अगर काम हो तो हमने पूरे साल में 1 करोड़ 20 लाख फ़ोन कमाए। मेरे पास सारी की सारी सैलरी स्लिपें मौजूद हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है जो सारे रिकॉर्ड के साथ, सबूतों के साथ मैंने अपलोड की है। मेरे इसी फेसबुक पर भी अपलोड की है, मैंने यूट्यूब अपने चैनल पर भी अपलोड की है, और उसके अलावा टिकटॉक पर भी मैंने अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, वो करते कराते फिर उसके साथ काफ़ी बहस मुबाहिसा हमारी बात हुई। और बात करने के बाद जब मैंने उसको कहा कि भाई ये मसला है, तो हमने अब काम नहीं करना, तो उसने बोला कि फिर ऐसा करें, काफ़ी हमारी उससे बहस हुई ना। उसने कहा ठीक है फिर आप ऐसा करें, एक बंदा चला जाए एक और। मैंने बोला नहीं, हम दोनों ने जाना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लोग बाहर जाएं, हम आपस में मीटिंग करते हैं। हमने तय किया था जो भी होगा देखा जाएगा। हम लोग बाहर के चले गए, कुछ देर बातचीत की उन्होंने आपस में। फिर थोड़ी देर बाद वो बुलाया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आप लोग एक चले जाओ। हाँ, एक थोड़ा इंतज़ार करें कि 1 महीना या 2 महीने इंतज़ार करें, हम आपकी जगह किसी और को बुला लें। तो फिर उन्होंने आपस में मीटिंग की कि हम अभी जो नेपाल के बंदे को बुलाएंगे या किसी और कंट्री को बुलाएंगे। तो हमारा जो एक दोस्त रहता था, सीनियर था, वो सबसे पहले पाकिस्तानी भाई था, वो सबसे पहले फैक्ट्री में आया था। उसने बोला मुझे कोई मसला नहीं, आप जिसको भी बुलाएं, लेकिन काम का मसला आपके लिए होगा, क्योंकि मेरी ज़बान अलग होगी, उसकी ज़बान अलग होगी, और आपकी ज़बान अलग होगी। आप फिर उसको कैसे समझाओगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी। हालांकि वो सीनियर है, बड़ा अच्छा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं फैक्ट्री में, बड़ा काम, सारा काम मैनेज करके वो देते हैं। लेकिन खैर जब उन्होंने मीटिंग वगैरह की, उन्होंने बोला ठीक है चलो हम रिस्क ले लेते हैं, एक और पाकिस्तानी मंगवा लेते हैं। उन्होंने फिर एक पाकिस्तानी मंगवा लिया। जब दूसरा पाकिस्तानी आया, सेलेक्ट हो गया, उसकी सिलेक्शन हो गई, पता चल गया फ़लाँ तारीख को उसकी फ़्लाइट है। फिर मैंने बात की भाई अब मैं जा रहा हूँ, आपका बंदा आ रहा है, अब मुझे आप लिहाजा जाने दें। उन्होंने बोला कि आप मज़ीद 10 दिन काम करें, जब वो आ जाए फिर। मैंने बोला नहीं, जब जैसा कि मैंने आप लोगों से और आप लोगों ने मुझसे वादा किया था, आप 1 महीना काम करें, 1 महीने के बाद आप चले जाएँ। उन्होंने बोला ठीक है आप चलें। फिर मैंने फैक्ट्री छोड़ दी। तकरीबन 6 साल और तकरीबन 5 माह बाद मैंने फैक्ट्री छोड़ी है। और मैंने इन हालात की बिना पर फैक्ट्री छोड़ी है। घर का रेंट भी हम दे रहे थे, बिजली का बिल भी हम दे रहे थे, गैस का बिल भी हम दे रहे थे। फैक्ट्री में तनख्वाह कितनी थी? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख पाउंड। 3 सालों में हमने तकरीबन ज़्यादा से मैक्सिमम 4 या 5 सैलरी हमने ली है 13 लाख पाउंड की। हाईएस्ट सैलरी हमने ली है 13 लाख पाउंड की। उसके अलावा हमने 3 सालों में 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख ये सैलरी हमने ली है। और 2 महीने और 1 महीने ऐसा रहा है कि जिसमें हमने बिल्कुल कुछ इनकम कमाई नहीं है। इतना भी नहीं हुआ कि हमारा घर का खर्चा, रेंट पूरा हो जाता। ये फूड मनी तो बात की अलग है, वो तो बात की अलग अलग बात है।
1 घंटा हमने 2 घंटे भी काम किया फैक्ट्री में, 4 घंटे भी काम किया, 6 घंटे भी काम किया, 8 घंटे भी काम किया, ऐसा भी। शुरू के 2 साल अच्छा काम था, तकरीबन 1 घंटा ओवर टाइम डेली लग जाता था। मतलब 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख उस वक़्त सैलरी आ जाती, क्योंकि जब हम आए थे उस वक़्त 15 लाख बेसिक थी, 14 लाख समथिंग बेसिक थी। फिर करते-कराते मतलब कि तकरीबन 2 साल काम ठीक था, क 18 लाख, 19 लाख तक सैलरी आ जाती। लेकिन पूरे मैं आपको एक खुलासा बताऊँ, पूरे 6 साल 5 महीने में मैंने सिर्फ़ एक सैलरी 30 लाख वॉन की ली है, 30 लाख वॉन। वो भी पूरी, जब उससे टैक्स काट के, रेंट काट के, और जब हम आ रहे थे वापस, हमने फैक्ट्री छोड़ी ना, उसने बोला हमने आपके वीज़े के पैसे पे किए हैं, वो भी आपके काटेंगे। मैंने बोला काटो, 6 साल आपने काटे ही हैं पैसे, तो ये भी काटो, कोई फ़र्क। 2,96,000 वॉन उसने काटे। तकरीबन 30 लाख सैलरी आई, उसने तकरीबन मुझे 25 लाख और तकरीबन 60,000 वॉन उसने मुझे साफ़ी रकम डाली। बाकी उसने सारा टैक्स वगैरह, वीज़े के पैसे, सारा भी जो पैसे थे, इनकम इंश्योरेंस जो होती है, वो सारा फ़ीस वगैरह टैक्स काट के, घर का रेंट काट के, और जब जो घर ख़राब हो गया था हमारा, उसकी रेनोवेशन के लिए भी हमारे से पैसे उसने काटे फिर। हालाँकि वो क्या नाम है, घर जब मैं आया था ना, मेरे से पहले 3 बंदे रह रहे थे, तो वो उस वक़्त से ही ख़राब था। लेकिन मैंने बोला खैर है, काटो कोई बात नहीं। मैं अलग कमरे में था, तो वो अलग कमरे में थे। जब हम कम हो गए तो फिर एक कमरे में उन्होंने हमें इकट्ठा कर लिया। तो वो जब मैं आया तो उन्होंने तकरीबन तकरीबन 5.5 लाख वो उन्होंने मेरा काटा आखिरी महीने में। तो यानी कि एक पूरे 6 सालों में, 6 साढ़े 6 सालों में मैंने 30 लाख सैलरी ली है। तो खुद हिसाब लगा लें हमने कोरिया में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है, कितना सब्र किए। तो आखिर में मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ भाइयों को, जो भाई कोरिया भी नहीं आ रहे हैं, खुदा के लिए आप लोग थोड़ा सब्र करें, इंतज़ार करें, फैक्ट्री में काम करें, दिल लगा के काम करें। यार अभी 20 लाख बेसिक सैलरी हो गई है, 20 लाख बेसिक सैलरी हो गई है। अगर 1 घंटा भी ओवर टाइम लगता है ना आपका ना, तो आप तकरीबन 24 लाख, 25 लाख आप सैलरी निकाल लेंगे। तो आप बराए मेहरबानी थोड़ा सब्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कोरिया आएँ, तो ताकि हमारे मुल्क के हालात आप लोगों को पता है किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क, बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन 2018 में लोगों ने टेस्ट पास किया, वो अब आए। तो आप लोग क्या वहाँ पे क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। अभी भी आप वहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये सैलरी, यहाँ पे तो फिर भी 2-2 लाख, ढाई-ढाई लाख, 3-3 लाख सैलरी आपको मिल रही है। अगर बेसिक सैलरी भी अब आपको मिलेगी 5,40,000 वॉन का 1 लाख पाकिस्तानी बनता है, तो आप हिसाब लगा लें। कम से कम आप खर्चा निकाल के आपको 2 लाख पर पाकिस्तानी, 2 लाख रुपए अब भी बचे। तो मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश है, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब्र और तहम्मुल से यहाँ काम करें। यार कम से कम 6 माह तो मालिक के पास आपका काम करना बनता है। यार अगर कोई बहुत भी तंग है, कहते यार मैंने करना ही नहीं है, वो अगर नहीं करना चाह रहा, तो अभी वो फिर वो तो उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन इतना सोचे यार, मैंने इतना सब्र किया, मुझे अब मालिक ने बुला लिया है, तो मैं यहाँ पे कम से कम 6 महीने इसके पास काम करूँ, उसके बाद मैं कहीं फैक्ट्री चेंज करूँ। तो आते ही 2 महीने 3 महीने में फैक्ट्री ना चेंज करें, मालिक का भी फिर ऐसे दिल बदज़न होते हैं, फिर वो नए पाकिस्तानियों को नहीं बुलाता, तो हमारा कोटा फिर कैसे बढ़ेगा। तो जो भाई यहाँ पे आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र करें। अगली वीडियो में जो मैं आपको कोरिया का मज़ीद जो अपना एक्सपीरियंस है बताऊँगा कि कोरिया आने के फ़ायदे भी बहुत हैं और कोरिया आने के नुकसानात भी बहुत हैं। इसमें अगली वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी ये, डिटेल वीडियो। इसमें काफ़ी मैंने कुछ आपको सिर्फ़ फैक्ट्री के अंदर जो मेरे साथ मसाइल हुए वो बताए। बाकी जो कोरिया में एक्सपीरियंस रहा मुख्तलिफ़ चीज़ों का, तो वो क्या है वो मैंने आपको बताया नहीं। ये सिर्फ अपनी फैक्ट्री में जो मेरे साथ हालात हुए, मैंने फैक्ट्री क्यों चेंज की, किस बिना पर चेंज की, कितने मुश्किल हालात में वहाँ पे रह के काम किया, आखिर में फैक्ट्री चेंज करने का फ़ैसला क्यों किया, ये बातें इसमें मैंने मेंशन की है। बहुत लंबी वीडियो होगी है, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम।